नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भूपेश कैबिनेट की बैठक कल होगी। कैबिनेट में नहीं होगा स्कूल खोलने का प्रस्ताव। स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान। तो केंद्रीय गाइडलाइन आने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, यह कहना है टेकाम साहब का। तो कैबिनेट में नहीं होगा स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव, क्योंकि जब तक केंद्रीय निर्देश नहीं आ जाता है तब तक स्कूल खोलने पर कोई विचार विमर्श नहीं होगा। केंद्रीय गाइडलाइन आएगी, उसके बाद ही स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबकी है, हर सरकार की, पूरे समाज की। तो बच्चों की जिम्मेदारी हमारी प्राथमिकता है, यह कहना है। तो कल कैबिनेट में स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान। केंद्रीय गाइडलाइन आने के बाद ही खोले जाएंगे स्कूल। ये एक अहम खबर और बड़ी खबर। तो बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, ये कहा जा रहा है। तो कैबिनेट में स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं होगा, यानी कि जिन लोगों को उम्मीद थी कि कल की कैबिनेट बैठक में हो सकता है स्कूल खोलने का प्रस्ताव हो, वो नहीं होगा। तो अहम खबर है और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, ये स्पष्ट किया गया है। जाहिर है कि जब तक पूरी तरीके से चाक चौबंद ना हो जाए चीजें, और जब तक चीजें सुधर ना जाएं, तब तक स्कूल खोलना बेमानी है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी सत्या राजपूत का। सत्या, क्या कुछ कहा जा रहा है यहां पर मंत्री जी की ओर से स्कूल खोलने को लेकर? देखिए, शिक्षा मंत्री जिस तरह से पहले बयान देते आए हैं कि स्कूल किसी एक के निर्णय से नहीं खोला जा सकता, पूरे यहाँ कैबिनेट में फैसला लेकर स्कूल खोला जाएगा, तो लोगों को एक उम्मीद हो गई थी और वो कयास लगा रहे थे शायद कल कैबिनेट बैठक के बाद स्कूल खोला जाए। लेकिन आज मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कैबिनेट में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है कि स्कूल खोला जाएगा। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। एक दो टूक कहते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करेंगे, जो सुरक्षा का पैमाना तय किया जाएगा, जब केंद्र सरकार से आदेश जारी होगा उस दौरान जो है जो स्कूल खोलने के लिए सरकार फैसला लेगी। लेकिन अभी स्कूल खोलने को लेकर किसी भी तरह की फैसला नहीं ले जाएगी। तो इससे स्पष्ट है, क्योंकि 1.5 साल से लगभग प्रदेश में स्कूल बंद है और लोग, आधे से अधिक लोग चाहते हैं कि स्कूल खुले। कई लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इस बीच में जो राज्य सरकार है, उन्होंने मोहल्ला क्लासेस से सत्र जो 2020-21 का जो जारी है, जो सत्र, उसके पढ़ाई को लेकर मोहल्ला क्लासेस को प्राथमिकता दी गई है। स्कूल के बाहर चौक चौराहे सामुदायिक भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर मंत्री का स्पष्ट कहना है कि बच्चों की जो सुरक्षा है हमारी प्राथमिकता है, इसीलिए अभी हम स्कूल नहीं खोल सकते। क्योंकि जो कई जिलों में अभी कोरोना जो है, जो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में जो 32% कोरोना का दंश था, 32% पहुंच गया था मरीजों की संख्या, वो अब 1% से नीचे आ गया है। ऐसे में लोगों को उम्मीद था कि स्कूल खोला जा सकता है, क्योंकि स्कूल का ही दूसरा स्वरूप जो है मोहल्ला क्लासेस हैं, जहां बच्चे इकट्ठा होते हैं और खुले जो जगह है वहां पे पढ़ाई होती है। तो जो कैबिनेट बैठक कल है, उसके एक दिन पहले जो है शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल खोलने के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। अभी स्कूल बंद रहेगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो व्यवस्था है, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है पढ़ाई के लिए, इसी पद्धति से स्कूल की जो पढ़ाई है जारी रहेगी। बिल्कुल, स्कूल की पढ़ाई इस पद्धति जारी रहेगी। इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन बहुत से निजी स्कूल संचालक, शायद उनकी मंशा रही होगी या उनके मन में ये बात रही होगी कि कहीं ना कहीं सरकार उनके लिए भी सोचे, क्योंकि स्कूल ना खुलने से परेशानी उनकी भी बढ़ी हुई है। इसको लेकर सरकार की ओर से कुछ स्थिति स्पष्ट की गई है। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उन्हें लगातार पत्र लिखा है कि स्कूल खोला जाए, क्योंकि उनको जो फीस जमा है, उनका जो बच्चे फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनको फीस निकालना था। जैसे पिछले सत्र में किया गया था कि कुछ दिनों के लिए स्कूल खोल दिया गया था। इसका फायदा उठाते हुए जो निजी स्कूल वाले हैं, वो जो ट्यूशन फीस के नाम पर लूट मची थी, फिर बहुत यहाँ पे स्कूल के फीस को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद मामला कोर्ट पे गया। कोर्ट ने ट्यूशन फीस निर्धारित करने के लिए कहा है। लेकिन अभी जो राज्य की स्थिति में अगर हम बात करें, तो अभी तक ट्यूशन फीस
फीस निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ एक अधिनियम जारी किया गया है जिसका हवाला दिया जा रहा है कि इसके तहत जो ट्यूशन फीस है, तो इसी को लेकर जो है प्राइवेट स्कूल वाले चाह रहे थे कि स्कूल खोला जाए और उन्होंने शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था। लेकिन जो अभी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल नहीं खुलेगा, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी किया है कि 2020 और 21 के जो नए सत्र है इसका पढ़ाई जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन पद्धति से है, और जो मोहल्ला क्लासेस है इस बार उसकी प्राथमिकता दी जा रही है। क्योंकि अगर एक महीने की हम बात करें, जो स्कूल का सत्र है 16 जून से प्रारंभ हुआ था और उसके बाद जो अब तक की स्थिति का जो आकलन हुआ था उसमें एक तथ्य सामने आया था कि 36,000 जो क्लासेस चल रही थी, मोहल्ला क्लासेस जो है उसमें 6 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें चिंताजनक स्थिति ये थी कि प्रदेश में 56 लाख बच्चे हैं और सिर्फ 6 लाख बच्चे मोहल्ला क्लासेस से पढ़ाई कर रहे थे। इस समीक्षा के बाद सरकार ने, जो शिक्षा विभाग ने आगे रणनीति बनाई और रणनीति के बाद जो क्लासेस की संख्या बढ़ाई गई है और जो बच्चे कम शामिल हो रहे थे अधिक से अधिक शामिल हो, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य जारी है, ताकि जो परीक्षा से वंचित बच्चे हैं, जो पढ़ाई से वंचित बच्चे हैं, वो जो पढ़ाई का फायदा ले सके। अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की बात करें, जो 10वीं मतलब बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा आयोजित करता है, उन्होंने अपना गाइडलाइन जारी कर दिया। उन्होंने कहा है जो पिछले वर्ष के भांति जो गाइडलाइन था इस वर्ष भी वही लागू रहेगा। 10वीं 12वीं बोर्ड के लिए जो असाइनमेंट पद्धति था कि 6 असाइनमेंट जमा करना है और 6 हर प्रति माह जो बच्चों को असाइनमेंट दिया जाएगा, उसी हिसाब से इस वर्ष भी जो स्कूल के पद्धति है उसको जारी रखा गया है और आदेश जारी कर दिया गया है कि असाइनमेंट ही मूल्यांकन का आधार होगा। यदि बोर्ड परीक्षा के समय अगर कोरोना का प्रकोप रहा, परीक्षा नहीं हुई, तो इसी असाइनमेंट के आधार पर जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसी असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्या इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल अभी स्कूल खोलने को लेकर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, स्थिति अभी सरकार की ओर से स्पष्ट है। इधर भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे, यहां भी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां इस पर फैसला लेंगी। स्कूल खोलने का फैसला यह कमेटी लेगी। तो सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक में साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में अब रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी फैसला लेगी, यह स्पष्ट किया गया है। शिवराज सिंह चौहान की ओर से स्कूल खोलने का फैसला कमेटी लेंगी। तो सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, ये स्पष्ट किया गया सरकार की ओर से कि स्कूल नहीं खुलेंगे, समितियां किस तरीके से फैसला लेंगी, कब तक फैसला लेंगी, या कुछ इसके लिए कोई क्राइटेरिया, कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से दिए गए? देखिए, मध्य प्रदेश में बात करें तो 11वीं और 12वीं के स्कूल 26 जुलाई के बाद खोले जा सकते हैं, सरकार की ओर से कहा गया है। हाँ। अब किन जिलों में स्कूल खोले जाएंगे, किन जिलों में स्कूल नहीं खोले जाएंगे, इसका फैसला सीधे तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हैं उनको पावर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां तय करेंगी कि उनके जिले में कोई स्कूल खोले जा सकते हैं, नहीं खोले जा सकते। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन दी गई है। इसमें कहा गया है कि जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं है जिस जिले में, वहां पर स्कूल खोले जा सकते हैं। गाइडलाइन भी जारी की गई है कि 50% क्षमता अधिकतम के साथ स्कूल खोले जा सकते हैं। यह भी कहा गया है कि शुरुआत में प्रायोगिक तौर पर स्कूल खोले जा सकते हैं और सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही स्कूल खोले जाए, यानी आधे बच्चों को पहले 2 दिन बुलाया जाए, आधे बच्चों को 2 दिन बाद बुलाया जाए। यह सरकारी गाइडलाइन है जो राज्य सरकार की ओर से है, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेंगे। वो तय करेंगे कि उनके जो जिले में, उनके इलाके में क्या ऐसे हालात है कि स्कूल खोले जा सकते हैं, और यदि खोले जा सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट इसका फैसला लेंगे, और यदि स्कूल नहीं खोलना है तो इसका फैसला भी डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ले सकेंगे। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो सरकार की ओर से छूट दी गई है कि 26 जुलाई के बाद 11वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए जाए, संचालित कर दिए जाए, लेकिन किन जिलों में खोलेंगे, किन इलाकों में खोले जाएंगे, इसका फैसला सरकार नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप करेंगे। और आज जो कोरोना की समीक्षा बैठक हुई है उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बात के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बात करें, एक और जो राहत की खबर है, 11 बजे तक जो रेस्टोरेंट खोलने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। यानी कह सकते हैं कि धीरे धीरे अनलॉक की जो थोड़ी और कड़ियां बची हुई हैं वो भी जो है खत्म होने जा रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो पूरे पावर जो है सेंट्रलाइज नहीं करके जो जिलों को दिए जा रहा है, ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जो है सरकार का फैसला है, क्योंकि जिला जब तय करेंगे कि उनके इलाकों में हालात किस तरह के हैं तो ये बेहतर होगा, यही कहा जा रहा है। और सीधे तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब कोई स्कूल शिक्षा विभाग या फिर कोई सरकार की ओर से प्रशासन ये सीधे तौर पर तय न करे, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट
ग्रुप है उनको तय करनी दिया है कि जो उनके जिलों में स्थिति कैसी है और स्कूल खोलना या नहीं खोलना है, ये सब वो तय करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्कूल खोलना है या नहीं खोलना है, इसका फैसला कमेटी लेंगे। हालांकि कुछ दिशा निर्देश जरूर यहां पर जारी किए गए हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी इन कमेटी को लेना है। इधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से परिसीमन का मुद्दा गर्मा गया। अरविंद नेताम के बयान पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान कि भारत निर्वाचन आयोग करता है परिसीमन। यह कहना टीएस सिंहदेव का, इसमें गुना भाग करने की गुंजाइश नहीं रहती। 2023 से पहले परिसीमन संभव नहीं, यह भी उन्होंने कहा। तो राज्यपाल से मिलकर अरविंद नेताम ने यह मुद्दा उठाया था। तो भारत निर्वाचन आयोग करता है परिसीमन, टीएस सिंहदेव ने यह स्पष्ट किया, इसमें गुणा भाग करने की गुंजाइश नहीं रहती। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। और रुपेश, इसको किस तरीके से इस बात का मतलब निकालें, क्योंकि कहा गया है कि परिसीमन 2023 से पहले संभव नहीं है और इसका फैसला अगर लेना है तो केंद्रीय नेतृत्व लेता है, यह स्पष्ट किया गया टीएस सिंहदेव जी की ओर से। देखिए, जो कल अरविंद नेताम ने राज्यपाल से मिल करके जो बातें रखी थी, उन बातों के निशाने पर कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव थे, क्योंकि 3 सीटें सरगुजा की जो 2008 के परिसीमन में सामान्य हुई थी आदिवासी से, उसमें अंबिकापुर सीट है जहां से उसके बाद विधायक बने टीएस सिंहदेव। अब इस मामले को लेकर के टीएस सिंहदेव ने साफ किया है कि ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जो भारत निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को संपादित करती है और उसमें अलग अलग मत के लिए लोगों को बुलाया जाता है। 2008 में जब परिसीमन हो रहा था तो वहां के नेता होने के नाते मैंने अपनी बात रखी थी। अब अगली बार जब परिसीमन होगा तो अरविंद नेताम को भी अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई गुणा भाग नहीं होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिले के आबादी के अनुपात में प्रदेश की आबादी और फिर आदिवासियों की संख्या, उनको मिलाकर के किया जाता है। तो कुल मिलाकर के बात ये थी कि उन्होंने अपनी सफाई दी है इस मसले को लेकर के। हालांकि सीधे टीएस सिंहदेव को लेकर के अरविंद नेताम ने निशाना नहीं साधा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ओर से अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि 2021 में जनगणना हुई है और इतनी जल्दी उसके आंकड़े सामने नहीं आते हैं, सारी डिटेल नहीं आती है, तो उसके आधार पर परिसीमन 2023 में संभव नहीं है। वो आगे चल के 2028 के जो इलेक्शन होंगे उसमें यह संभव हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। 2023 से पहले परिसीमन संभव नहीं है, टीएस सिंहदेव ने इसको स्पष्ट किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा नहीं थम रहा है, लेकिन इस मसले पर बातचीत करते हुए मंत्री कवासी लखमा की जुबान बीजेपी पर पलटवार करते वक्त उनकी जुबान फिसल गई। बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी फूलन देवी, ये टीएस लखमा साहब ने कहा। तो वो फूलन देवी का क्या नाम है? मंत्री लखमा कह रहे हैं इस बात को, सोशल मीडिया में देखकर वो आरोप लगा रहे हैं। तो कवासी लखमा ने किस तरीके से वो बातें कही हैं, सोशल मीडिया में देखकर आरोप लगा रहे हैं, उनकी जुबान कैसे फिसली है, ये भी हम आपको बताएंगे कि कवासी लखमा क्या कह रहे हैं। बीजेपी पर पलटवार करते वक्त किस तरीके से उनकी जुबान फिसली, ये आपको सुनवाते हैं। जो धर्मांतरण होती जा रही है, इस पे भी थोड़ा I think the people are very very vexed, they're upset and definitely they want a change who can safeguard. क्या नाम? सॉरी, वो आई है हैदराबाद से, ऊपर आवाज से आई। तुम लोग मीडिया में जो भी व्हाट्सएप आया उसी को देखिए। बस्तर का क्षेत्र को नहीं देखा है। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी 15 साल में कितना धर्मांतरण हुआ है। हमारा सरकार आने के बाद कोई धर्मांतरण नहीं है। ये कोई आदिवासी लोग बहुत संगठित है और आदिवासी लोग अपना देवी देवता को मानने वाला है। इधर रायपुर से अहम खबर, गरीब परिवारों का आरटीई से भरोसा उठ रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रदेश में बुरा हाल। 83,688 सीटों में अब तक 64,883 आवेदन है। पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया, आरटीई के तहत भर्ती 70% विद्यार्थी शिक्षा से वंचित है। सीटों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इन सीटों में प्रवेश की संख्या हर साल नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि भर्ती में गिरावट है। साथ ही शिक्षा सत्र के प्रारंभ हुए 1 माह हो गया है, अभी तक प्रक्रिया कहां तक है, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी,
वर्तमान स्थिति में क्या है, क्योंकि एक माह हो चुका है, 16 जून से नया शिक्षा का सत्र था, अभी तक बच्चों के जो प्रवेश की स्थिति कहाँ पहुँचाई? देखिए, शिक्षा के अधिकार के तहत जिन बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने के लिए व्यवस्था की जाती है और उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद उसकी लॉटरी निकलती है और लॉटरी के बाद उसमें वहाँ पर परमिशन उसको पढ़ने के लिए दी जाती है। अगर पिछले साल आप अपन देखें तो लगभग 55,000 विद्यार्थियों का उसमें प्रवेश हुआ था और इस साल भी लगभग 83,000 के आसपास सीटें होंगी और अभी इसमें आवेदन पत्र उसके मंगाए गए हैं। लगभग 65,000 आवेदन पत्र उसमें आए हैं। नहीं, आवेदन का मतलब कम आ रहे हैं ऐसा बात नहीं है। कई बच्चे एक तो क्या होता है कि सुविधा के अनुसार से एक ही स्कूल में कई आवेदन पत्र उसमें आते हैं, इस कारण से भी कम आपको दिखता है उसमें कि सीट वहाँ जितनी सीट है तो सीट के अनुपात में वहाँ आवेदन पत्र अधिक आते हैं, तो वहाँ जितनी भर्ती होती है उसके अनुपात उसको देखते हैं। दूसरा कारण यह है कि अभी प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग ने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले हैं, तो बहुत से बच्चे उसमें प्रवेश ले लिए हैं। जिनको आरटी के तहत हम लोग भेजते थे तो बहुत लोग बच्चे उसमें, चूँकि वहाँ सुविधा होगी और उसी के समकक्ष पढ़ाई वहाँ पे होगा, तो बहुत लोग उसमें प्रवेश ले लिए हैं। तो इस कारण से ऐसा लग रहा है कि कम उसमें बच्चे आ रहे हैं। फिर भी अभी समय उसके लिए है, कि अभी आवेदन पत्र और उसमें लिए जाएंगे। 10 अगस्त तक उसको कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त तक उसकी पूरी भर्ती की प्रक्रिया उसमें पूरा हो जाए। नहीं, विभाग के पास पूरी जानकारी होगी, क्यों नहीं हो जानकारी होगी? जितना उसका एनरोलमेंट होता है वो तो पढ़ ही रहे हैं, तो वही तो विभाग के पास जो जानकारी। पढ़ाई कितने लोगों ने छोड़ दिया है? क्योंकि जो डाटा आ रहा है, जो सर्वे होता है शिक्षा विभाग से, जो अन्य थर्ड पार्टी सर्वे करते हैं, उसमें सामने आ रहा है कि हर साल 20% जो विद्यार्थी हैं जो भर्ती हुए रहते हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इसके पास कोई डेटा नहीं है। नहीं, अगर डेटा नहीं तो उसको निर्देशित करेंगे कि डेटा उसको दुरुस्त करे। उसको पढ़ाई पर किसी प्रकार की विपरीत प्रभाव पड़े या किसी को पढ़ाई से वंचित रखा जाए, ऐसा कोई शासन की मंशा नहीं है। सभी को जो पात्र हैं उनको आरटी में उनको प्रवेश मिलना चाहिए और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। तो शिक्षा मंत्री से बातचीत से ये बात तो स्पष्ट है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे, शिक्षा मंत्री ने कहा है। और जो डेटा, जो भर्ती प्रक्रिया में जो आड़े आ रही है, वो नियम कानून में भी संज्ञान लेने की बात कही। अब देखना यह होगा कि इस दावे में अधिकारी कितने खरे उतरते हैं। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। इधर ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का प्रमुख त्योहार है। इस बार ईद उल अजहा यानी कि बकरीद 21 जुलाई को मनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में पिछले साल की तरह इस साल भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बकरीद मनाई जाएगी, जिससे कोरोना वायरस को बढ़ावा न मिल सके। जिला प्रशासन ने ईद को लेकर मौलवियों की बैठक ली। लोगों को समझाया भी गया कि इस बार की बकरीद को भी पिछली तरीके से ही मनाया जाए। एक बार में ज्यादा लोग मस्जिद में प्रवेश न करें। कोरोना गाइडलाइन का पालन सभी व्यक्तियों को करना होगा अनिवार्य तरीके से। ये सारा कुछ यहां पर दिशा निर्देश दे दिया गया। इधर बिना वैक्सीन लगवाए रायपुर में सावन के महीने में श्रद्धालु शिव मंदिर में जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। सुरेश्वर महादेव मंदिर और हटकेश्वर महादेव मंदिर के पंडितों ने यह बड़ा फैसला लिया कि जिन भक्तों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो भगवान शिव को जल भी नहीं चढ़ा सकेंगे। पंडितों का कहना है कि ऐसा करने से काफी भक्त वैक्सीन लगाने के प्रति जागरूक होंगे और मंदिर प्रांगण में कोरोना संक्रमण का खतरा भी काफी हद तक कम होगा। तो मंदिर प्रबंधन का यह बड़ा फैसला है। मंदिर में प्रवेश तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा वैक्सीनेशन का। कोरोना काल के कारण सभी भक्तों से आग्रह भी है और कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सभी मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश किया जाएगा और सैनिटाइज की व्यवस्था होगी, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। इसीलिए सभी भक्तजनों से भी आग्रह है और सभी सावधानी रखकर ये मंदिर में प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हटकेश्वर महादेव मंदिर में भी जो किया गया व्यवस्था कि अगर कोई जलाभिषेक करता है और वैक्सीन लगा के नहीं आया तो निश्चित रूप से उसे जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं होगी। वह हम सिर्फ धर्म को लेकर के
उसके स्वास्थ्य को लेकर के यह जोड़ रहे हैं। हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि आप जलाभिषेक करिए श्रद्धा के साथ, और श्रद्धा से ही आप अपना वैक्सीन भी लगवा करके आए। उधर सरगुजा से इस वक्त की एक बड़ी खबर, यहां छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक नहीं थम रहा। सरगुजा में 9 हाथियों के दल ने भारी उत्पात मचाया है। हाथियों ने 80 से ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचाया। तो ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना भी दी और उसके बाद वन विभाग का यह कहना है कि दिन में तो हाथी इस गांव से दूर रहते हैं, लेकिन रात के वक्त ये हमला बोलते हैं। तो वन विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ग्रामीणों को और ज्यादा सावधान रहने की नसीहत दी है, क्योंकि इन हाथियों को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो दिन में वो लोग रहते हैं ज़्यादातर धर्मजयगढ़ की एरिया में, लेकिन शाम के समय वो मैन पार्ट एरिया में चढ़ जाते हैं। तो पिछले लगभग 5-6 महीनों से हाथियों का दल वहाँ भ्रमण कर रहा है, और इस 5-6 महीनों में लगभग 88 घरों को उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है। इधर फोन टैपिंग मामले पर सीएम बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा कि वैसे अंग्रेजों के समय से ये जासूसी ही करते आए। तो सीएम बघेल ने जो ट्वीट किया, एक लाइन का ये ट्वीट है, लेकिन एक लाइन में उन्होंने बहुत सी बातें कह दी। बड़ा आरोप लगाया है यहां पर, ये देखिए ट्वीट किया गया है भूपेश बघेल की ओर से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की, कि वैसे अंग्रेजों के समय से ये जासूसी ही करते आए हैं। फोन टैपिंग के मसले पर इन्होंने ये सारी बातें कही। दरअसल फोन टैपिंग मामले पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने निशाना साधा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर बड़े आरोप लगाए। जासूसी सॉफ्टवेयर की सेवाएं लेने का उन पर गंभीर आरोप लगाया है। तो कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने निशाना साधा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर कई गंभीर और बड़े आरोप लगाए। जासूसी सॉफ्टवेयर की सहायता लेने का आरोप लगाया। ये देखिए, उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं सन 2017 में रमन सिंह सरकार ने इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की सेवाएं लेने का प्रयास किया था। आरपी सिंह जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस, ये उन्होंने ट्वीट करके जो पूर्व सीएम है उन पर निशाना साधा। तो इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद लेने की उन्होंने कोशिश की थी, क्या आप जानते हैं। तो ये आरपी सिंह जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने ये ट्वीट करके निशाना साधा है पूर्व सीएम पर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।